DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली नाविक जिसने सबसे पहले भारत का सबसे सीधा समुद्री मार्ग खोजा। उसकी इस खोज के बाद ही एक एक करके कई यूरोपीय ताकतें अपनी नौसेना के दम पर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आईं। इन्हीं ताकतों में से एक था ब्रिटेन। अटलांटिक महासागर के पूर्वी कोने में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश ब्रिटेन का भारत पर शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। लगभग 3 शताब्दियों की समयावधि के अंदर ही ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनैतिक व सैन्य ताकतों में से एक हो गया। इन उपलब्धियों का कारण उपनिवेशों में स्थापित की गई मजबूत एवं कुशल ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही था। भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण इसी ब्यूरोक्रेसी के तहत बनाए गए गवर्नर जनरल एवं वायसराय ऑफ इंडिया के पदों द्वारा किया गया। DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम भारत में ब्रिटिश शासन के तहत नियुक्त किए गए प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय ऑफ इंडिया तथा उनके क्रमों पर चर्चा करेंगे। इनमें पहला नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। सन 1744 में क्लाइव को मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जब फ्रांस ने मद्रास पर हमला किया तब क्लाइव ने कुड्डालोर में अवस्थित फोर्ट सेंट डेविड के बचाव कार्य में सहायता प्रदान की। इसके अलावा उसने पौंडीचेरी की घेराबंदी में भी अपने सैन्य नेतृत्व को उजागर किया। इसके बाद सन 1751 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अपनी कुशल चाल से अर्कॉट की घेराबंदी कर क्लाइव ने इस युद्ध का पासा ब्रिटिश के पक्ष में पलट दिया। इसके बाद सन 1753 में वह इंग्लैंड लौट गया। सन 1755 में लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में दोबारा भारत वापस आया तथा उसे फोर्ट सेंट डेविड का डेप्यूटी गवर्नर भी बना दिया गया, जिसका उसने बचाव कार्य संभाला था। इतिहास के पन्नों में दर्ज 23 जून 1757 में घटित प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए क्लाइव ने षड्यंत्र रचकर सफलता प्राप्त की। प्लासी में हुई इस जीत से बंगाल में ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित होने के साथ साथ भारत को लूटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, जिसके लिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर बंगाल में पपेट रूलर की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई। इन सभी घटनाक्रमों में क्लाइव की अहम भूमिका रही तथा उसे सन 1757 में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया। इस प्रकार 1760 में वह एक धनी व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड लौट गया। सन 1765 में क्लाइव, जो कि अब लॉर्ड क्लाइव बन चुका था, बंगाल के पहले गवर्नर तथा कमांडर इन चीफ के रूप में तीसरी बार भारत आया। हालांकि उसके कार्यकाल के पहले ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीतकर बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार हासिल कर लिए थे। गवर्नर के पद पर रहते हुए ही क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्थापित किया,
जिसके तहत कंपनी के पास बंगाल के दीवानी अधिकार तथा नवाब के पास निजामत थी। इसके अलावा उसने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पाबंदी लगा दी। सन 1765 में ही क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की शुरुआत की, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया। भारत में अपने इस तीसरे व आखिरी कार्यकाल की समाप्ति के बाद क्लाइव 1767 में वापस इंग्लैंड चला गया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की नींव रॉबर्ट क्लाइव द्वारा रखी गई, जो कि अपनी कुशल रणनीतियों से एक क्लर्क के पद से उठकर गवर्नर के पद तक पहुंच गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से जन्मा जनरल कहा था। ठीक रॉबर्ट क्लाइव की ही तरह वॉरेन हेस्टिंग्स भी कंपनी के एक क्लर्क के रूप में सन 1750 में कलकत्ता आया। क्लाइव द्वारा षड्यंत्र से जीते गए प्लासी के युद्ध के पश्चात सन 1758 में वॉरेन हेस्टिंग्स को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर बंगाल के नवाब मीर जाफर के कोर्ट में रहने के लिए भेजा गया। इस प्रकार हेस्टिंग्स एक ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद जा पहुंचा। फिर सन 1761 में उसे कलकत्ता वापस बुलाकर कंपनी की काउंसिल का सदस्य बनाया गया। कलकत्ता काउंसिल में कंपनी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उसे काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। अंततः वह काउंसिल से इस्तीफा देकर सन 1765 में इंग्लैंड वापस लौट गया। पैसे की तंगी और बढ़ते हुए कर्जे के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत वापस आना जरूरी समझा। सन 1769 में हेस्टिंग्स क्लाइव का समर्थन पाकर मद्रास काउंसिल के सदस्य के रूप में दोबारा भारत वापस आया। इसी सदस्यता से वह मद्रास का डिप्टी रूलर बन गया। इसके पश्चात सन 1772 में उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर के पद पर रहते हुए ही उसने 1772 में कलकत्ता को बंगाल की नई राजधानी घोषित कर दिया और साथ ही साथ ट्रेजरी यानी कि राजकीय कोषागार को भी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया। इसी दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित कर एक नए पद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गठन किया। इस एक्ट के तहत हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। सिर्फ इतना ही नहीं, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को भी उसके अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हुए उसने सन 1773 में ही लीज यानी इजारेदारी सिस्टम की शुरुआत की। कंपनी के भ्रष्टाचार के चलते दुरुपयोग हो रहे दस्तक पर हेस्टिंग्स ने पाबंदी लगा दी। 1770 के भयानक अकाल के कारणों में शामिल क्लाइव द्वारा शुरू किया गया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी हेस्टिंग्स ने पूर्णतः खत्म कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार हेस्टिंग्स ने अकाल से निपटने के लिए अन्न भंडारण गृह बनवाए, जिसमें पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासन के तहत न्यायिक सुधार करने वालों में से सबसे पहला नाम वॉरेन हेस्टिंग्स का ही आता है। सन 1772 में उसने बंगाल के प्रत्येक जिले में एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट स्थापित करवाया। इसके अलावा उसने कलकत्ता में एक सदर क्रिमिनल कोर्ट व सदर सिविल कोर्ट भी स्थापित करवाया। रेवेन्यू कलेक्शन के उद्देश्य से पहली बार कलेक्टर के पद का गठन करने का श्रेय भी हेस्टिंग्स को ही दिया जाता है। सन 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित करवाया। सन 1784 में विलियम जोन्स ने
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी तथा चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। ऐसे ही कुछ कार्यों में हेस्टिंग्स ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसी वजह से हेस्टिंग्स को ओरिएंटलिस्ट अर्थात प्राच्यवाद का समर्थक भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी के तहत बफर स्टेट्स बनाने के लिए भी हेस्टिंग्स को काफी ख्याति प्राप्त हुई। इसके अलावा कंपनी की तरफ से दी जाने वाली बंगाल के नवाब की पेंशन को भी हेस्टिंग्स ने आधा कर दिया। सन 1785 में हेस्टिंग्स वापस इंग्लैंड लौट गया, जहां लगभग 7 साल तक उस पर महाअभियोग चलाया गया। उस पर लगे इस महाअभियोग का कारण भ्रष्टाचार, नंद कुमार की न्यायिक हत्या, रोहिल्ला गृहयुद्ध में भूमि बर्बरता तथा बनारस के राजा चैत सिंह से दुर्व्यवहार शामिल था। इस प्रकार वह बंगाल का आखिरी गवर्नर तथा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रहा। जॉन मैकफर्सन, जो कि 1770 में कंपनी के एक लेखक के रूप में बंगाल आया, चूंकि वह काउंसिल का एक वरिष्ठ सदस्य भी था, इसी वजह से हेस्टिंग्स के इस्तीफे के बाद फरवरी 1785 में मैकफर्सन को एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इस पद पर रहते हुए ही उसने विद्रोह की कगार पर उतर आए सैनिकों का भुगतान राजकोष की नकदी का उपयोग करके किया। अन्य भुगतान 8% ब्याज वाले बॉन्ड्स भी दिए गए। मैकफर्सन के कार्यकाल में अभी तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैकफर्सन की सरकार की निंदा करते हुए इसे अ सिस्टम ऑफ डर्टीएस्ट जॉबरी, यानी कि सबसे गंदे काम की व्यवस्था कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जताए गए असंतोष के कारण मैकफर्सन को लगभग 20 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 1786 में गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया। विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुई ब्रिटिश सेना की शर्मनाक हार में चर्चित रहा एक व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सन 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अमेरिका व फ्रांसीसी सेनाओं के आगे ब्रिटेन की तरफ से सरेंडर किया था। ऐसे ही कई विशेष अनुभवों के कारण उसे सन 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ का पद सौंपा गया। भारत में सिविल सर्विसेज को शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। भारतीयों को निम्न कोटि की नजर से देखने के चलते उसने सभी ऊंचे प्रशासनिक पद यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दिए, जिसे कोविनेटेड सिविल सर्विसेज भी कहा गया। कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कॉर्नवालिस ने कंपनी के निजी व्यापार पर पाबंदी लगा दी। कंपनी सर्वेंट्स का वेतन बढ़ाकर उसने यह निश्चित करना चाहा कि कंपनी के सर्वेंट बिना किसी लालच के पूरी निष्ठा से काम कर पाएं। कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स को स्थगित करके बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद व पटना में सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की और साथ ही साथ उसने कई लोअर कोर्ट्स व अपीलिएट कोर्ट्स भी स्थापित करवाए। भारत में ब्रिटिश टेरिटरीज के गवर्नेंस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सन 1793 में कॉर्नवालिस के मार्गदर्शन में कॉर्नवालिस कोड शुरू किया गया। एक लेजिस्लेशन बॉडी के रूप में तैयार किए गए कॉर्नवालिस कोड के तहत कई जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ साथ राजस्व विभाग का न्यायिक विभाग से पृथक्करण भी किया गया। यह पृथक्करण भारत में पहली बार हुए सेपरेशन ऑफ पावर को दर्शाता है। कॉर्नवालिस ने जमींदारों से उनकी पुलिस संबंधी शक्तियां वापस लेकर इंग्लिश मजिस्ट्रेट के हाथों में सौंप दी,
बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए ही उसने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को थानों में बांटा और हर थाने का इंचार्ज एक दरोगा या इंस्पेक्टर को बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बहुचर्चित सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी के पद का भी गठन किया, जिसका काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रत्येक थानों को सुपरवाइज करना था। सन 1789 में कॉर्नवालिस ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों की रातों रात नींद उड़ा देने वाले मैसूर के शेर टीपू सुल्तान को हराने की ताक में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी मौका मिलते ही त्रावणकोर के साथ मिलकर सन 1790 में टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है। अपने पिछले युद्ध अनुभवों का उपयोग कर लॉर्ड कॉर्नवालिस सन 1790 से लेकर 92 के इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई कर युद्ध को ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से समाप्त करता है। इस ट्रीटी के तहत कंपनी ने टीपू सुल्तान के आधे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कॉर्नवालिस की अहम भूमिका रही। जमींदारों द्वारा किए गए किसानों के शोषण को चरम सीमा पर ले जाने वाला लैंड टैक्सेशन रिफॉर्म यानी कि परमानेंट सेटलमेंट भी कॉर्नवालिस द्वारा ही शुरू किया गया। सनसेट रूप का प्रचलन भी इस सेटलमेंट के साथ ही शुरू हुआ। इसके अलावा कॉर्नवालिस ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुलवाया, जिसे आज गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान उसने ब्रिटिश मुद्रा जारी करने के लिए कलकत्ता में एक मिंट यानी कि टकसाल की स्थापना करवाई। फिर सन 1793 में अपना कार्यकाल समाप्त करके वह वापस इंग्लैंड लौट गया। सन 1798 में कॉर्नवालिस को आयरलैंड का लॉर्ड लेफ्टिनेंट तथा कमांडर इन चीफ बना दिया गया। अपनी इस आयरिश सेवा के बाद जुलाई 1805 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द्वारा कॉर्नवालिस को एक बार फिर से बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। अपने इस दूसरे कार्यकाल के दौरान ही बीमार हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस वह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आज भी स्थित है। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फादर ऑफ पुलिस सिस्टम तथा लॉ गिवर के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल समाप्ति के बाद अक्टूबर 1793 में जॉन शोर को कंपनी द्वारा बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया। जॉन शोर को पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन यानी कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन जब शोर ने अवध के नवाब वजीर अली को हटाकर सन 1798 में उसके ही भाई सादत अली खान को नवाब बनाया, तब अवध में उत्तराधिकार के मसले में किए गए इस हस्तक्षेप को उसकी ही पॉलिसी का एक्सेप्शन अर्थात एक अपवाद माना गया। मद्रास आर्मी के कमांडर इन चीफ के रूप में सन 1796 में भारत आने वाले क्लार्क ने मार्च 1798 से मई 1798 तक लगभग 3 महीने के लिए एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद संभाला। इंग्लैंड, जो कि एक तरफ अमेरिकी कॉलोनीज को खो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस तेजी से चल रहा था, जिसमें काफी भारी मात्रा में धन और संपदा की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता की पूर्ति व अमेरिका से हुई हार के नुकसान की भरपाई भारत से हुई लूट यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ से की गई, जिसके लिए कंपनी ने क्षेत्र विस्तार की नीति को और तेज कर दिया। कंपनी के इसी उद्देश्य को पूरा करने सन 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर भारत आए लॉर्ड वेलेजली ने आते ही
क्षेत्र विस्तार करने की नीति अपनाई, जिसे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यानी कि सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। भारतीय रियासतों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई इस संधि की शर्तों के अनुसार रियासत के शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करके उसका भुगतान करना था। बदले में ब्रिटिश सेना उस रियासत को विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से रक्षा प्रदान करती। हैदराबाद इस संधि के तहत आने वाले क्षेत्रों में पहला था। इसके बाद मैसूर, तंजौर तथा अवध एक एक करके इस संधि में शामिल हो गए। लेकिन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का जन्मदाता कोई ब्रिटिश नहीं बल्कि फ्रेंच गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स था। उधर वेलेज़ली को फ्रांस और टीपू सुल्तान के बीच बढ़ रही मित्रता की भनक लगते ही उसने टीपू पर भी सहायक संधि अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। टीपू के मना करते ही वेलेज़ली ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सन 1799 में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर को सहायक संधि में शामिल कर वुडेयर डायनेस्टी को सौंप दिया गया। मैसूर के टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध जब बड़ी ताकतों में केवल मराठा ही बचे थे। अंग्रेजों व मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई 1802 की ट्रीटी ऑफ बसेन में मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता और संप्रभुता को छिनता देख भोसले, सिंधिया और होलकर ने इस संधि को सिरे से खारिज करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कुछ इसी तरह के मौके की तलाश में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी वेलेज़ली के नेतृत्व में एक एक करके सभी मराठा सेनाओं को 1803 के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हरा देती है। अंग्रेजों व सिंधिया के बीच सन 1803 में लड़े गए बैटल ऑफ असाये में सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव के तहत बुंदेलखंड, बड़ौच और गुजरात के कुछ हिस्सों के अलावा रोहतक, गुड़गांव, गंगा जमुना दोआब तथा दिल्ली आगरा के क्षेत्र सरेंडर कर दिए। ठीक इसी तरह अंग्रेजों ने बैटल ऑफ अरगांव में भोसले को हराकर ट्रीटी ऑफ देवगांव द्वारा कटक को हासिल कर लिया। अकेले दम पर बहादुरी से लड़े होलकर को भी मजबूर करके अंग्रेजों ने उनसे ट्रीटी ऑफ राजपुरा घाट साइन करवाकर टोंक, रामपुरा और बूंदी के हिस्से हासिल कर लिए। युद्ध के इन परिणामों से अंग्रेज अब मध्य भारत का एक बड़ा भाग अपने अधीन कर चुके थे, जिसमें वेलेज़ली की अहम भूमिका रही। वेलेज़ली वह गवर्नर जनरल था जिसने खुद को बंगाल टाइगर का टाइटल दिया। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस जुलाई 1805 में एक बार फिर से बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। अपने इस दूसरे कार्यकाल के 4 महीने के अंदर ही बीमार हो जाने के कारण अक्टूबर 1805 में उसकी मृत्यु हो गई। कॉर्नवालिस की मृत्यु के उपरांत जॉर्ज बार्लो को एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर नियुक्त किया गया। भारत में बड़े स्तर पर हुआ पहला सिपाही विद्रोह, वेल्लोर म्यूटिनी, जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में ही हुआ था। सन 1806 में हुए वेल्लोर विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा सिपाहियों के धर्मों में हस्तक्षेप करना था। एशिया के सबसे पुराने बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना बार्लो के कार्यकाल के दौरान 2 जून 1806 को कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुई। सन 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी के बैंकों, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में गठित किया गया। आजादी के बाद
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित कर सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI रख दिया गया। फ्रांस और रूस जब 1807 में ट्रीटी ऑफ तिलसित साइन करते हैं, तब अंग्रेजों की रातों रात नींद उड़ जाती है, जिसका कारण था दोनों का लैंड रूट के माध्यम से उत्तर पश्चिमी भारत पर ब्रिटिश को चकनाचूर करने वाला संभावित संयुक्त आक्रमण। इस संभावित खतरे से निपटने के लिए अंग्रेजों ने पंजाब में एकीकृत सिख साम्राज्य स्थापित करने वाले शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के साथ रक्षात्मक संधि करने का निर्णय लिया। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम ने मेटकाफ को ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बनाकर सन 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत दोनों पक्षों ने पंजाब साम्राज्य तथा कंपनी क्षेत्र के बीच सतलज नदी को एक सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय के व्यापार को छोड़कर ट्रेड मोनोपोली को समाप्त करने का प्रोविजन लाने वाला चार्टर एक्ट 1813 भी मिंटो के कार्यकाल के दौरान ही आया था। गोरखा यानी आज का नेपाल और अंग्रेज दोनों ही अपने क्षेत्र की विस्तार की जुगत में लगे थे, जिसके चलते कई सीमा विवाद हुए और सन 1814 से 16 तक दोनों पक्षों के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों का नेतृत्व करते हुए जीत हासिल की। परिणाम स्वरूप 1816 में दोनों पक्षों ने ट्रीटी ऑफ सुगौली पर हस्ताक्षर किए, जो आज भी भारत और नेपाल के बीच कायम है। नेपाल के खिलाफ इस जीत के बाद हेस्टिंग्स को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि मिली। मराठों का संरक्षण प्राप्त करने वाले पिंडारी, जो कि युद्ध में लूटपाट पर आश्रित थे, अब तेजी से फैल रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य की शांति और समृद्धि के लिए वे खतरा बन चुके थे। इसलिए 1817 से 18 के बीच हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन का अभियान चलाया, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों का यह पिंडारी विरोधी अभियान सन 1817 से 19 में हुए तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण बना। इस अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने हेस्टिंग्स के नेतृत्व में पेशवा बाजीराव द्वितीय, होलकर और भोसले की संयुक्त सेनाओं को हराकर मराठा कॉन्फेडरेसी को ध्वस्त कर दिया। इस युद्ध के बाद मराठों से छीने गए कई हिस्सों में अंग्रेजों द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विस्तार किया गया। साथ ही साथ हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स को पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ठीक नेपाल और अंग्रेजों के सीमा विवाद की तरह ही अंग्रेजों का बर्मा यानी आज के म्यांमार के साथ भी अपनी क्षेत्र विस्तार की नीति के चलते कई सीमा विवाद हो चुके थे। यह सीमा विवाद ही भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए सबसे महंगे युद्ध कहे जाने वाले प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का कारण बना। इसी दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल की कमान लॉर्ड एमहर्स्ट के हाथों में थी। सन 1824 से लेकर 1826 तक लगभग 2 साल तक चले इस युद्ध में अंग्रेजों ने बर्मा को हराकर युद्ध की समाप्ति ट्रीटी ऑफ योंगदाबो से की, जिसके तहत बर्मा को कुछ शर्तें स्वीकार करनी पड़ी, जैसे 1 करोड़ रुपए का वॉर कंपनसेशन चुकाना, मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकृति प्रदान करना, अंग्रेजों के साथ एक कॉमर्शियल ट्रीटी पर हस्ताक्षर करना,
ब्रिटिश रेजिडेंट को बर्मा की कैपिटल अवा में स्वीकार करना। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी यांगदाबो ट्रीटी की सहायता से अंग्रेजों ने बर्मा से असम, अराकान और तेनासिरिम भी हासिल करके बर्मा में क्षेत्र विस्तार की नीयत से अपनी जड़ें मजबूत की। इसी प्रथम आंग्ल बर्मीज वॉर के दौरान ही बैरकपुर म्यूटिनी यानी कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था, जिसमें लंबी दूरी तय कर मथुरा से बैरकपुर आए सैनिकों ने फिर बैरकपुर से चिटगांव की एक दूसरी लंबी यात्रा करने से तुरंत मना करके विद्रोह कर दिया था। ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के घटनाक्रम का दूसरा पड़ाव यानी कि 1813 से 1860 तक चला। फ्री ट्रेड फेज, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में अपनी सामाजिक नीतियों में बदलाव कर हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसके तहत एक के बाद एक कई सामाजिक सुधार हुए, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक की अहम भूमिका रही। इसी वजह से उनके कार्यकाल को टेन्योर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स भी कहा गया है। राजा राममोहन रॉय के प्रयासों के फलस्वरूप बेंटिक की सरकार ने सती एबॉलिशन एक्ट 1829 पारित कर सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा उसने फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कन्या शिशु हत्या तथा ठगी पर भी कानूनी प्रहार करके उसे समाप्त कर दिया था। फ्री ट्रेड का वह दौर जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते सरप्लस प्रोडक्शन चरम सीमा पर था और इसी वजह से वहां एक नए कैपिटलिस्ट क्लास का जन्म हुआ, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट पर दबाव बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को पूर्णतः खत्म कर दिया, जिसकी झलक हमें इसी समय आए चार्टर एक्ट 1833 में देखने को मिलती है। इसी एक्ट के तहत सेंट्रलाइजेशन के उद्देश्य से भारत में एक नए पद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का गठन हुआ तथा लॉर्ड बेंटिक सन 1833 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसी समय वहीं दूसरी तरफ एंजेलिसिस्ट तथा ओरिएंटलिस्ट यानी कि आंग्ल प्राच्यवाद विवाद भी अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। परंतु एंजेलिसिस्ट का पलड़ा तब भारी हो जाता है जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रहते हुए लॉर्ड बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पारित कर अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बना देता है। इसके साथ ही 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी बेंटिक द्वारा ही की गई थी। बेंटिक के कार्यकाल के दौरान ही कुशासन के आधार पर मैसूर को 1831 में, कुर्ग को 1834 में और कछार को 1834 में अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। इसी प्रकार 1803 में मद्रास का गवर्नर रह चुका बेंटिक बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। सन 1808 में चार्ल्स मेटकाफ को उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे लॉर्ड मिंटो वन ने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा, जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। फिर सन 1834 में मेटकाफ को नई गठित हुई आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया। इसके बाद लॉर्ड बेंटिक के कार्यकाल की समाप्ति के बाद सन 1835 से 36 तक लगभग एक साल के लिए मेटकाफ ने एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद संभाला। अपने इस पद पर रहते हुए उसने प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया। भारतीयों के पक्ष में उठाए गए इस सराहनीय कदम की वजह से उसे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा गया है। इसके अलावा उसने 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की
जिसे आज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कॉलोनियलिज्म के दूसरे फेज में भारत अब ब्रिटेन की सबसे कीमती कॉलोनी बन चुका था और अपनी इस कीमती कॉलोनी के उत्तर पश्चिमी भाग में रशिया के संभावित आक्रमण का खतरा मंडराता देख गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड ऑकलैंड ने सन 1838 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह तथा अफगान के देश निकाला हुए आमिर शुजा के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय संधि कर ली। इस संधि के तहत ही 1 अक्टूबर 1838 को अंग्रेजों ने शिमला डिक्लेरेशन के द्वारा अफगान पर आक्रमण की घोषणा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से लेकर 1842 तक हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑकलैंड ने किया। अफगान के आमिर दोस्त मोहम्मद के खिलाफ बढ़ती हुई ब्रिटिश सेना और रणजीत सिंह के दल खालसा को ऑकलैंड ने संयुक्त रूप से द ग्रैंड आर्मी ऑफ इंडस कह के पुकारा। लगभग 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश सेना ने दोस्त मोहम्मद को हराकर शुजा को अफगान के शाह के ताज से नवाजा, परंतु अफगानों ने विदेशी ताकत द्वारा जबरदस्ती थोपे गए शाह को अस्वीकार करके शाह शुजा के साथ साथ कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स की भी हत्या कर दी और अंततः इस युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में हुई हार तथा जान और माल की हानि के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑकलैंड को हटाकर एशिया में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से लॉर्ड एलन बोरो को सन 1842 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाकर भारत भेजा। एंग्लो रशियन राइवलरी के चलते तथा अफगान युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने अपने हित में सिंध पर कब्जा करना जरूरी समझा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एलन बोरो के आदेशानुसार मेजर जनरल नैपियर ने बैटल ऑफ मियानी ने सिंध के आमिरों को हराकर सन 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया। 1843 में अंग्रेज एक तरफ सिंध से तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर के मराठों से भी युद्ध लड़ रहे थे। ग्वालियर के मराठों ने अफगान युद्ध में हुई अंग्रेजों की हार को दोबारा आजादी पाने का एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा, जिसके कारण बैटल ऑफ महाराजपुर तथा बैटल ऑफ पुन्नईर लड़ा गया। लेकिन इन युद्धों में ग्वालियर के मराठों को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एलन बोरो ने स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट 1843 लाकर दास प्रथा को खत्म कर दिया। एलन बोरो के समय ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को देसी भाषा में प्रोत्साहित करने की योजना 1843 में जेम्स थॉमस जोनाथन द्वारा लाई गई, जो कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। सन 1844 में लॉर्ड हार्डिंज को भारत के नए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। उसके कार्यकाल के दौरान ही 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया, जिसका मुख्य कारण था महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में फैला अराजकता का माहौल। लाहौर के प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह तथा सिख आर्मी चीफ तेज सिंह द्वारा अंग्रेजों के साथ मिलकर रचा गया षड्यंत्र। सिख फोर्सेस का सतलज को पार करके अंग्रेजों के खिलाफ तैनात हो जाना। सन 1845 से लेकर 1846 तक सोबराओं की जमीन पर लगभग 1 साल तक चले इस युद्ध में पंजाब सेना को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच ट्रीटी ऑफ लाहौर
1846 में साइन की गई। इस ट्रीटी के तहत अंग्रेजों ने जालंधर दोआब को अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने पंजाब साम्राज्य से जम्मू कश्मीर के भाग को अलग कर डोगरा चीफ गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। लॉर्ड हार्डिंज वन को फीमेल इन्फेंटिसाइड तथा ह्यूमन सैक्रिफाइस जैसी कुप्रथाओं पर पाबंदी लगाने के लिए भी जाना जाता है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त होकर ब्रिटिश साम्राज्य के एकीकरण तथा क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से भारत में आया। क्षेत्र विस्तार के अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसने भारत आते ही 3 प्रकार की रणनीतियां अपनाई, जिसमें पहली थी पॉलिसी ऑफ वॉर, जिसके तहत अंग्रेजों ने मौका मिलते ही युद्ध शुरू कर कई राज्य हथियाए, जैसे कि सिक्किम, पेगू यानी कि निचला बर्मा तथा पंजाब। सन 1848 से 49 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया, जिसका कारण अंग्रेजों द्वारा पंजाब से छीने गए हिस्से तथा उन पर थोपी गई अपमानजनक लाहौर की संधि थी। लगभग 1 साल तक चले इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डलहौजी ने किया। यह दूसरा आंग्ल सिख युद्ध बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलियांवाला तथा बैटल ऑफ गुजरात की छोटी छोटी कड़ियों में घटित हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने पंजाब आर्मी को हराकर पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में ले लिया। डलहौजी द्वारा क्षेत्र विस्तार की अपनाई गई दूसरी सबसे प्रसिद्ध रणनीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अंग्रेजी हुकूमत द्वारा एक के बाद एक राज्य हड़प लिए गए, जैसे कि सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में तथा अवध को 1856 में। कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध का राज्य हड़प लेना उसकी तीसरी रणनीति थी। डलहौजी के समय में ही एक तरफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का फ्री ट्रेड का फेज समाप्त होने को था, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरा फेज यानी कि फेज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म शुरू होने की कगार पर था। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के इस तीसरे चरण में इंग्लिश कैपिटलिस्ट के पास जो थोड़ा सा भी धन था, वह अब उसे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट करने लगे थे। इसी वजह से अंग्रेजों ने डलहौजी के नेतृत्व में भारत से ही लूटे गए सरप्लस को इन्वेस्टमेंट का रूप देकर कई आधुनिकीकरण किए, जैसे कि 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई भारत की पहली रेल, 1853 में ही कोलकाता को बॉम्बे, मद्रास तथा पेशावर से कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राफ लाइंस, 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना, गंगा नहर का निर्माण। लेकिन उस समय अंग्रेजों द्वारा किया गया यह आधुनिकीकरण सिर्फ अंग्रेजों के ही हित में था, जिसने भारत के कोने कोने में पहुंचकर भारतीयों का हर संभव शोषण किया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित किया गया विडो रीमैरिज एक्ट 1856 सामाजिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम था। भारत में मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाने वाला 1854 का वुड्स डिस्पैच भी डलहौजी के समय में ही आया था, जिसने एंजेलिसिस्ट की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए प्राइमरी स्तर पर देसी भाषा तथा उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित किया, और इसी के चलते डलहौजी ने कई स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना भी की। इसी समय
ब्रिटेन पार्लियामेंट द्वारा चार्टर एक्ट 1853 भी पारित किया गया, जिसके तहत भारत में पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम की झलक देखने वाली एग्जीक्यूटिव तथा लेजिस्लेटिव के संयोजन से बनी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल का गठन हुआ। डलहौजी ने अपने इस 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान शिमला को विंटर कैपिटल घोषित किया। इसके अलावा संथल रेबेलियन भी इसी समय की घटना में घटित हुआ था। राजनैतिक सत्ता छीनने की होड़, सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, भीषण अकाल, सैनिकों का बढ़ता असंतोष और अफवाहों की बौछार से जूझते भारत पर ब्रिटिश शासन को अब पूरे 100 साल हो चुके थे। इस शोषण से भरे शासन के खिलाफ एक उम्मीद की किरण लाने वाली इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना 1857 की क्रांति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में घटित हुई, जिसे सावरकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति का पहला विद्रोह कहा था। बहादुरी की पराकाष्ठा व्यक्त करती इस क्रांति के विरुद्ध अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर भारत में क्राउन रूल की शुरुआत की। गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के नाम से लागू हुए इस एक्ट ने भारत में एक नए पद वॉयसरॉय ऑफ इंडिया की शुरुआत की, जो कि ब्रिटिश क्राउन का एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग को भारत के पहले वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। इसी समय वायसराय के अलावा एक दूसरी पोस्ट SSI यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया भी बनाई गई, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर था। लॉर्ड स्टैनली पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना। 1858 के इस एक्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पूर्णतः खत्म कर दिया। 1858 के एक्ट के अलावा कैनिंग के कार्यकाल के दौरान आने वाला दूसरा एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। डिसेंट्रलाइजेशन के उद्देश्य से आए इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनकी एग्जीक्यूटिव पावर वापस सौंप दी। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी 1861 के एक्ट से शुरू हुआ। कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही इंडिगो रिवॉल्ट 1859 का यानी नीली क्रांति हुई, जिसका कारण ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा छोटे किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना था। इसके अलावा 1859 में ही यूरोपियन ट्रूप्स द्वारा व्हाइट म्यूटिनी घटित हुई, जिसका कारण बिना सूचना दिए कंपनी का क्राउन को शक्ति स्थानांतरण था, जिसमें कंपनी की आर्मी के पेमेंट पर विवाद छिड़ गया था। कैनिंग ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रहते हुए सन 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज की स्थापना की। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को आया, जिसे प्रथम फिनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। मैकॉले द्वारा तैयार किया गया इंडियन पीनल कोड सन 1862 में जाकर कलकत्ता चीफ जस्टिस बार्नेस पीकॉक के द्वारा लागू किया गया, जो आज भी कार्यरत है। लॉर्ड कैनिंग भारत का आखिरी गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसरॉय ऑफ इंडिया बना। भारत के दूसरे वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड एल्गिन I के कार्यकाल के दौरान सैयद अहमद द्वारा वहाबी मूवमेंट शुरू किया गया था, जो कि इस्लाम का एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। सीमा विवाद और क्षेत्र विस्तार की नीयत के कारण लड़ा गया
एंग्लो भूटानीज वार 1865 वायसराय ऑफ इंडिया जॉन लॉरेंस के समय में हुआ। लॉरेंस ने तीनों प्रेसिडेंसी टाउन यानी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना की। इसके अलावा उसके समय में उड़ीसा और बुंदेलखंड क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए 1866 में कैंपबेल के नेतृत्व में एक फैमाइन कमीशन का गठन हुआ। सन 1869 में वायसराय ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त होने वाले लॉर्ड मायो को कई सराहनीय कदम उठाने के लिए जाना जाता है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना। भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में रहने वाले विभिन्न वर्ग व जाति के लोगों और उनकी जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए भारत की पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। न केवल डेवलपमेंट बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मायो ने कई पहल की, जैसे कि इंडियन प्रिंसेस यानी कि भारतीय रियासतों के राजपुत्रों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा की गई। लीगल रिफॉर्म्स के उद्देश्य से मेयो की सरकार द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पारित किया गया। इसके अलावा उसने अंडमान की जेलों में संभावित प्रिजन रिफॉर्म्स में भी दिलचस्पी दिखाई। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ही एक अफरीदी पठान शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मायो की हत्या कर दी। मेयो के सम्मान में अंडमान में मूलतः पाई जाने वाली संकटग्रस्त स्वैलोटेल बटरफ्लाई को पैपिलियो मेयो के नाम से जाना जाता है। वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बड़ौदा के रूलर मल्हार राव गायकवाड़ को ब्रिटिश रेजिडेंट फेयर को जहर देने के आरोप में ट्रायल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उस पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसे गद्दी से उतार दिया गया तथा निष्कासित करके मद्रास भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बड़ौदा में आई राजनीतिक संकट की इस घटना को बड़ौदा क्राइसिस 1875 के नाम से जाना जाता है। उधर दूसरी तरफ पंजाब में राजनीतिक अराजकता के खिलाफ कूका मूवमेंट भी अपनी रफ्तार पकड़ चुका था, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन को पंजाब से खदेड़ फेंकना। 1872 का यह कूका मूवमेंट दरअसल नामधारी मूवमेंट का एक अहम फेज था, जिसके लीडर सतगुरु राम सिंह थे। साल 2014 में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से चलाए गए इस मूवमेंट के सम्मान में भारत सरकार ने कूका मूवमेंट स्टैंप भी जारी किया था। वायसराय नॉर्थब्रोक के कार्यकाल के दौरान सन 1875 में ही सैयद अहमद खान ने मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के रूप में परिवर्तित हो गया। सन 1875 में नॉर्थब्रुक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD की स्थापना की गई। इसके अलावा सन 1875 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड का भारत में आगमन भी हुआ था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक ओर कुछ भारतीय अपनी तलवारों से तो दूसरी ओर कुछ अपनी कलम से लड़ रहे थे। भारतीयों के इन दोनों ही तरीकों को कमजोर करने के लिए वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिटन ने कुछ कानून पारित किए, जिनमें पहला था वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट 1878, जिसने देसी भाषा के अखबारों की आजादी छीनने वाले कठोर प्रतिबंध लगाए। उधर दूसरी ओर पारित किए गए आर्म्स एक्ट 1878 ने भारतीयों के उचित लाइसेंस के बिना शस्त्र रखने पर व बेचने पर पाबंदी लगा दी। इसी बीच ब्रिटिश इंडिया और अफगान के पहले से ही चल रहे बुरे संबंध तब और बिगड़ जाते हैं जब अफगान का आमिर शेर अली खान एक ब्रिटिश राजदूत को अस्वीकार कर देता है, वहीं दूसरी तरफ रूस के राजदूत का स्वागत करता है। ब्रिटेन को नाराज कर देने वाला और भारत जैसी अमूल्य ब्रिटिश कॉलोनी को रूस के निकट लाने वाला अफगान का यह कदम ही दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 का कारण बन जाता है। रशिया और ब्रिटेन के बीच चल रहे द ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुके इस द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज अफगानों को हराकर युद्ध की समाप्ति ट्रीटी ऑफ गैंडामार्क से करते हैं, जिसके तहत काबुल को एक परमानेंट ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव स्वीकार करना पड़ा। लिटन के वायसराय ऑफ इंडिया के पद पर रहते हुए ही बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद तथा पंजाब और सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों में सन 1876 से 78 के बीच भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप एक फैमाइन कमीशन 1878 में भी गठित किया गया, जिसके प्रेसिडेंट रिचर्ड स्ट्रैची थे। इसके अलावा लिटन के कार्यकाल के दौरान ही ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 पारित किया गया, जिसके तहत क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद यानी क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन, जिसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था, एक प्रशासक के साथ साथ एक कवि भी था। भारत में ब्रिटिश शासन के चलते बरसों से छाई काली अंधेरी रात में कुछ क्षण के लिए एक उम्मीद का दीपक लेकर आने वाले लॉर्ड रिपन ने सन 1880 में वायसराय ऑफ इंडिया का पद संभाला। आज हमारे भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं, लेकिन कुछ इसी तरह के स्थानीय स्वशासन की पहल करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को दिया जाता है, जिसने सन 1880 में पहली बार भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव पर जोर दिया। इसी वजह से उसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। लंबे अरसे से कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे श्रमिकों के हित में ब्रिटिश शासन द्वारा पहली बार एक सराहनीय कदम उठाया गया, जिसके तहत फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 पारित कर कई श्रमिक सुधार किए गए। इंडियन प्रेस को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लिटन के समय लागू हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा सन 1882 में रद्द कर दिया गया। लॉर्ड रिपन के वायसराय ऑफ इंडिया के पद पर रहते हुए ही सन 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक एजुकेशन कमीशन का भी गठन हुआ। इस हंटर कमीशन ने प्राइमरी, सेकेंडरी और वुमेन एजुकेशन के सुधार की दिशा में कई प्रस्ताव दिए। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर कर्टसी पेरेग्रिन इल्बर्ट द्वारा तैयार किए गए इल्बर्ट बिल का प्रस्ताव सन 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया, जिसने पहली बार भारतीय जजेस को इंग्लिश जजेस के इक्वल खड़ा कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा कड़े विरोध के चलते इस बिल को रिपन द्वारा वापस ले लिया गया।
इस घटना ने भारतीयों के सामने अंग्रेजों की असली नीयत को भी और भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। मैसूर, जो कि सन 1831 से लगातार ब्रिटिश शासन के कब्जे में था, वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड रिपन द्वारा पारित किए गए रेंडिशन एक्ट ऑफ 1881 के तहत मैसूर रियासत को दोबारा गठित कर वुडेयर डायनेस्टी को सौंप दिया गया, जिसकी कमान चामराजेंद्र वाडियार ने संभाली। इसके अलावा नियमित जनगणना की शुरुआत भी 1881 में रिपन के समय में ही हुई थी। महामना मदन मोहन मालवीय ने लॉर्ड रिपन को सबसे प्रसिद्ध वायसराय ऑफ इंडिया कहा था। भारतीयों के हित में किए गए कार्यों के लिए उसे ब्रिटिश शासन का शत्रु भी कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाते हुए चलता आ रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन के समय ही एक टर्निंग पॉइंट तब ले लेता है जब A.O. ह्यूम की पहल से सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन कुछ समय के अंदर ही अंग्रेजों का रवैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति कठोर हो जाता है, जिसकी पुष्टि डफरिन के कथन द्वारा होती है, जिसमें उसने कहा था कि INC is a microscopic minority and its demands as big jumps into the darkness। सन 1885 से 86 में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसका नेतृत्व डफरिन ने किया था। लगभग 2 साल तक चले इस युद्ध का कारण था बर्मा के शासक द्वारा बर्मा में विस्थापित एक ब्रिटिश ट्रेडिंग फर्म पर लगाया गया भारी जुर्माना तथा बर्मा और फ्रांस का बढ़ता मेलजोल। ब्रिटिश द्वारा जीते गए इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बर्मा का भारत में विलय हो गया। सन 1886 में डफरिन द्वारा एटकिशन कमीशन का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीयों के पब्लिक सर्विसेज ज्वाइन करने से संबंधित प्रस्ताव देना था। श्रमिकों के वर्किंग आवर्स को निश्चित करने के लिए वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लैंसडाउन के समय में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 पारित हुआ। इसके अलावा इसी समय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी लागू किया गया, जिसने नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की झलक दिखलाई। सिर्फ इतना ही नहीं, 1892 के इसी एक्ट ने पहली बार बजट पर चर्चा करने की शक्ति लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रदान की। इतिहास की प्रमुख घटनाओं में शामिल डूरंड कमीशन 1893 का गठन भी लैंसडाउन के समय किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा तय करना था, जिसे डूरंड लाइन कहा गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन द्वारा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया के अफीम के व्यापार की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन ऑफ ओपियम का गठन किया गया। लैंसडाउन की सरकार द्वारा सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी पारित किया गया, जिसका बाल गंगाधर तिलक जैसे कई बड़े बड़े नेताओं ने कड़ा विरोध जताया था। लगभग 6 करोड़ 95 लाख आबादी को प्रभावित करने वाला 1896 से 97 का भीषण अकाल वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड एल्गिन II के समय घटित हुआ। अकाल की जांच के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा लेल कमीशन का गठन किया गया, जिसने सिंचाई व्यवस्था को विकसित करने का सुझाव दिया। वायसराय एल्गिन के समय लोग न सिर्फ भीषण अकाल बल्कि कई संक्रामक रोगों से भी जूझ रहे थे, जैसे कि पूना में फैला
1897 का ब्यूबोनिक प्लेग। पूना प्लेग की जांच के लिए सिविल सर्वेंट रांड की अध्यक्षता में रांड कमेटी का गठन किया गया। रांड कमेटी द्वारा महामारी से निपटने के लिए दिए गए सुझाव में ब्रिटिश सैनिकों को घर घर जाकर संक्रमित लोगों का सर्च ऑपरेशन करना था। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के नाम पर अंग्रेजों के सिपाहियों ने अपने अपने तरीकों से लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा आम जनता पर ढाए जा रहे जुल्मों के प्रतिशोध में चापेकर ब्रदर्स ने, जिसमें से दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव ने सन 1897 में 2 ब्रिटिश अधिकारियों रांड और एरिस्ट की हत्या कर दी। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने भी सर्च ऑपरेशन के नाम पर अंग्रेजी सैनिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की निंदा की थी। माना जाता है कि इस दौर में भूखमरी, अकाल और संक्रामक रोगों से लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। बंगाल, जो अब लगभग 7 करोड़ 80 लाख आबादी वाला ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण प्रोविंस बन चुका था, इसी दौरान तेजी से साक्षर हो रहे बंगाल के नेताओं के द्वारा बंगाल में इंडियन नेशनल मूवमेंट की मजबूत नींव डाली जा रही थी। अंग्रेजों की आंख में खटकती बंगाल की बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियों को कमजोर करने के उद्देश्य से वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन की नीतियों द्वारा बंगाल का विभाजन सन 1905 में किया गया। यह विभाजन अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक रूप था। इस बात की पुष्टि कर्जन के ही एक कथन द्वारा हुई है, जो है कि कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस while in India is to assist in its peaceful demise। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का एक माध्यम बन चुके थे और इसी वजह से कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पारित कर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। यह एक्ट कर्जन द्वारा ही थॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित किए गए यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 के सुझावों द्वारा लागू किया गया था। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन और मजबूत नौकरशाही में विश्वास करने वाले वायसराय कर्जन ने सन 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिसके तहत निर्वाचन के माध्यम से आने वाले विधायकों की संख्या को कम कर दिया गया और साथ ही साथ भारतीयों को स्वशासन से वंचित करने की दिशा में भी कदम उठाए गए। अकाल से निपटने के उद्देश्य से कर्जन द्वारा मैकडोनेल की अध्यक्षता में एक फैमाइन कमीशन का भी गठन किया गया। सन 1901 में ही कर्जन की सरकार द्वारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का गठन किया गया। सन 1902 में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को परखने के उद्देश्य से कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस कमीशन का गठन किया। प्राचीन धरोहर के प्रति लगाव रखने के चलते कर्जन ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 पारित किया। ब्रिटिश सरकार के गलत कारनामों का खुलासा को रोकने के लिए कर्जन द्वारा सन 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में अमेंडमेंट कर उसे और कठोर बना दिया गया। अंग्रेजी शासन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्थापित करने का श्रेय भी लॉर्ड कर्जन को जाता है। कृषि सुधार के क्षेत्र में कर्जन द्वारा बिहार के पूसा में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। वायसराय कर्जन के समय शुरू हुआ अंग्रेजों का तिब्बत अभियान, जो यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत के नाम से भी प्रसिद्ध है, सन 1903 से 1904 तक चला, जिसका उद्देश्य तिब्बत पर बढ़ रहे रूस के प्रभाव को कम करना तथा सीमा विवाद को सुलझाना था। ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ किचेनर के साथ सैन्य मामलों में विवाद
और असहमति के कारण कर्जन ने 1905 में वायसराय ऑफ इंडिया के पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड वापस लौट गया। मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। (1905) से शुरू हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक्सट्रीमिस्ट फेज के दौरान वायसराय ऑफ इंडिया की कमान लॉर्ड मिंटो द्वितीय के हाथों में थी। उसने स्वदेशी आंदोलन को दबाने का हर संभव प्रयास किया। उसके कार्यकाल के दौरान ही सूरत स्प्लिट 1907 की घटना घटित हुई, जिसकी अध्यक्षता मॉडरेट लीडर रास बिहारी घोष ने की थी, जिसके चलते कांग्रेस के सूरत एनुअल सेशन में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर सन 1906 में कुछ मुस्लिम जमींदार और नवाबों द्वारा ढाका में आगा खान की अगुवाई में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाओं में शामिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट पारित हुआ, जिसने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा पहली बार वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भारतीयों को सम्मिलित करने की शुरुआत हुई तथा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक लॉ मेंबर के रूप में एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जुड़ने वाले पहले भारतीय बने। अंग्रेजों द्वारा स्वदेशी मूवमेंट का क्रूरता से किए गए दमन के बाद हर तरफ पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाने के कारण मूवमेंट लीडरलेस हो चुका था, जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। इन्हीं गतिविधियों के तहत सन 1906 में बैरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता द्वारा युगांतर समिति तथा 1909 में प्रमोद मित्र द्वारा अनुशीलन समिति आदि का गठन हुआ। सन 1911 में हार्डिंज द्वितीय के कार्यकाल के दौरान दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, जिसमें किंग जॉर्ज फिफ्थ का कोरोनेशन हुआ, जिसके पश्चात कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे कि सन 1911 में ही बंगाल के विभाजन को खारिज कर दिया गया। भारतीय आंदोलनकारियों तथा नेताओं के प्रभाव को कम करने के लिए भारत की राजधानी कलकत्ता से सन 1911 में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। इसके अलावा सन 1913 में गदर मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें लाला हरदयाल की अहम भूमिका रही। विश्व की अभूतपूर्व घटनाओं में शामिल प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ, जिसके प्रभाव के कारण ही सन 1914 में ही कोमागाटा मारू घटना भी घटित हुई। हार्डिंज द्वितीय के कार्यकाल के दौरान सन 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया। सन 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसकी ओपनिंग में गांधी जी ने आम जनता की अनुपस्थिति के चलते एलीट नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करने वाली एक स्पीच भी दी थी। सन 1915 में शुरू हो चुके इंडियन नेशनल मूवमेंट के तीसरे व अंतिम पड़ाव यानी गांधीयन फेज सन 1916 में रफ्तार तब पकड़ लेता है जब गांधी जी छोटे छोटे लोकल मुद्दों से शुरू करते हुए बड़े बड़े आंदोलनों की पहल कर देते हैं। और इसी बीच वायसराय ऑफ इंडिया के पद पर 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड को नियुक्त किया जाता है। सन 1917 में गांधी जी ने छोटे किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए चंपारण सत्याग्रह की पहल की। इसके पश्चात सन 1918 में श्रमिकों के प्लेग बोनस से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की शुरुआत की गई। इसी स्ट्राइक में गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल की थी। इसी दौरान गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी की गई। लगभग
14,000 श्रमिकों वाला यह एसोसिएशन उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। इसके बाद गुजरात के ही खेड़ा में किसानों की कर माफी से संबंधित मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 में प्रारंभ किया गया। वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान गांधी जी के इन सत्याग्रहों के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट की भी गति तेज हो गई और उसकी गति तेज करने के लिए कांग्रेस ने भी कई कड़े कदम उठाए। जैसे अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ 1916 का लखनऊ एनुअल सेशन। इस सेशन में एक तरफ कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ इसी सेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच रीयूनियन हो गया। इसी दौरान एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों द्वारा सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसने भारत में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने का कार्य किया। गांधीयन फेज में तेजी से बढ़ोतरी कर रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट को रोकने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत सन 1917 में मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था। सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू की इस घोषणा का विरोध दिसंबर 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट द्वारा किया गया। यह घोषणा अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आधार बना। इस एक्ट ने भारत में पहली बार बाई कैमरलिज्म तथा प्रोविंसेस में डायरकी की शुरुआत की। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट को भी सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए बढ़ा दिया। सन 1919 में वायसराय चेम्सफोर्ड की सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे गांधी जी ने ब्लैक एक्ट यानी काला कानून की संज्ञा देकर 6 अप्रैल 1919 को ऑल इंडिया स्ट्राइक के माध्यम से कड़ा विरोध जताया था। भारतीयों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का दमन करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्रूरता की पराकाष्ठा पार कर 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाकर जलियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज ब्रिटिश शासन के तहत इस बर्बर खूनी दास्तान की जांच करने के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया, जिसने हजारों निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतारने का फैसला देने वाले ब्रिगेडियर जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान पंजाब में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को नन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। न सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड बल्कि खिलाफत आंदोलन के मुद्दे को भी नन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल कर लिया गया। वायसराय चेम्सफोर्ड के समय 1916 में ही पुणे में विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई तथा शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से 1917 में सैडलर कमीशन का गठन भी किया गया। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ही 1 अगस्त 1920 को फ्रीडम स्ट्रगल ने अपना अमूल्य योगदान देने वाले एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अपनी कठोर प्रतिक्रियाओं के लिए जाना जाने वाला लॉर्ड वेलिंगटन सन 1931 में भारत के नए वायसराय ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त होकर भारत आया। वेलिंगटन के समय ही सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक लंदन में चली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
कांग्रेस और संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गांधी जी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग, भारतीय रियासतों तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी का साथ देने से यह कहकर मना कर दिया कि कांग्रेस उनके पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और इस प्रकार गांधी जी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन तुरंत ही वायसराय वेलिंगटन ने गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के यरवदा जेल में बंदी बना लिया। इसके बाद फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की रणनीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना था। कांग्रेस ने अंग्रेजों की इस योजना को ना तो स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया, लेकिन बांटो और राज करो की नीयत से लाए गए इस कम्युनल अवार्ड को गांधी जी ने सिरे से खारिज करते हुए सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार के सेपरेट इलेक्टोरेट स्कीम को लेने से मना कर दिया, लेकिन बदले में कांग्रेस द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड सीटों को बढ़ा दिया गया। सितंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक लंदन में चली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लगभग सभी पक्ष मौजूद थे, सिवाय कांग्रेस के, जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा आमंत्रण नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन द्वारा सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सबसे महत्वपूर्ण रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वायसराय वेलिंगटन के समय ही पारित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रोविंसेस में डायरकी समाप्त कर सेंटर में लागू कर दी गई। ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के संयोजन से एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स की अस्वीकृति के कारण यह फेडरेशन कभी भी बन नहीं पाया। प्रोविंस में इलेक्शन के माध्यम से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान करने का सुझाव भी दिया गया, जिसके फलस्वरूप 1937 में चुनाव हुए। बाईकैमरलिज्म को 6 प्रोविंसेस में यानी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस में लागू किया गया। 1935 के इस एक्ट ने केंद्र व उसकी इकाइयों के बीच 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के माध्यम से शक्ति का विभाजन किया और साथ ही साथ रेजिडरी पावर्स को वायसराय के हाथों में सौंप दिया। इसके अलावा वुमेन, डिप्रेस्ड क्लासेस और लेबर्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से एक फेडरल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे आगे जाकर 1937 में स्थापित कर दिया गया। वायसराय वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान ही 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की गई थी। इसके अलावा सन 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की भी स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। वेलिंगटन के समय 1935 में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी लाया गया था। हिल्टन यंग कमीशन द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस के आधार पर अंग्रेजी सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पारित कर सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में की गई थी। इसके अलावा वायसराय के सीधे नियंत्रण में रहने वाली फेडरल रेलवे अथॉरिटी का गठन भी इसी समय किया गया था। आप सभी लोगों को मैं यह मंत्र दे रहा हूं, अपनी हर सांस से उच्चारित करें, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद करेंगे
या इस प्रयास में अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। गांधी जी ने अपने इस भाषण के द्वारा करो या मरो का नारा देकर मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए देशवासियों को संबोधित किया। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुई स्वतंत्रता प्राप्ति की इस आखिरी पुकार को अगस्त रिवॉल्यूशन यानी कि अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण था 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध के चलते आवश्यक सामग्रियों तथा खाद्य सामग्रियों की मूल्यों में बढ़ोतरी। लिनलिथगो के द्वारा लाया गया अगस्त ऑफर, जिसे कांग्रेस ने अगस्त 1940 की वर्धा मीटिंग में अस्वीकार कर दिया था। मार्च 1942 में आए क्रिप्स मिशन का विफल हो जाना, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फॉलिंग बैंक कह के पुकारा था। अगस्त ऑफर में अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों के लिए कोई भी सम्मानजनक समाधान न लाने की प्रतिक्रिया में गांधी जी ने सन 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहल की, जिसके अंतर्गत विनोबा भावे पहले तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने और साथ ही साथ सत्याग्रहियों द्वारा दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा कांग्रेस को एक अवैध संस्था घोषित कर दिया गया तथा सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों की सख्त प्रतिक्रिया को देखते हुए आंदोलनकारियों ने कई अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जैसे कि रेडियो ऑपरेशंस आरंभ किए, जिसमें अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण जैसे अनेक एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की अहम भूमिका रही और साथ ही साथ जातीय सरकार, प्रति सरकार और विद्युत वाहिनी जैसी अनेक पैरेलल गवर्नमेंट्स की भी शुरुआत की गई। वायसराय लिनलिथगो के समय 1936 से 37 के बीच पहले जनरल प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस के अलावा इसी चुनाव में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत की वफादार रही यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ फजल उल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी ने भी बंगाल में जीत हासिल की। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने उग्रवाद की ओर कदम बढ़ा दिया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में फजल उल हक द्वारा दिखाए गए 2 नेशन थियरी को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर दी। लगभग 2 साल प्रांतीय सरकार चलाने के बाद सन 1939 में कांग्रेस ने चुनाव में जीती गई सभी प्रांतीय सीटों से अपना त्यागपत्र दे दिया, जिसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन के बदले अंग्रेजों द्वारा कोई सम्मानजनक प्रस्ताव न पारित करना। कांग्रेस द्वारा दिए गए इस रेजिग्नेशन को गांधी जी ने अ बेटर पिल टू क्योर कह के पुकारा तथा डॉक्टर अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के रेजिग्नेशन के दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान 1938 में हुए कांग्रेस के 51वें हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। कांग्रेस के इस हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, जो कि जमींदारी एबॉलिशन के पक्ष में थे। सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को एक बार फिर से प्रेसिडेंट के पद पर जीत हासिल हुई, जिसमें उन्होंने गांधी जी का समर्थन प्राप्त करने वाले पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार घोषित कर दिया। अंततः कांग्रेस के इस प्रसिद्ध त्रिपुरी संकट के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में
भारत से पलायन कर दिया और 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली। वायसराय लिनलिथगो के समय ही मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। सन 1937 में गांधी जी ने अपने जर्नल दी हरिजन में फंडामेंटल एजुकेशन पर वर्धा स्कीम प्रस्तुत की, जिसे बाद में जाकिर हुसैन कमेटी ने एक ड्राफ्ट प्लान के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस के इस्तीफे के चलते यह योजना कभी भी सफल नहीं हो पाई। इसी दौरान 1937 में आरबीआई को कोलकाता से परमानेंटली मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, जो आज भी वहीं पर स्थित है।